के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग को बात करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सॉल्यूशन, सरल आवर्ती गति के समीकरण और उसके हल। तो चूंकि सरल आवर्ती गति की बात कर रहे हैं तो पहली चीज हम लोग बात करते हैं कि भाई ये आवर्ती गति क्या होता है, कंपन गति क्या होते हैं। आवर्ती गति कहने का मतलब ये कि अगर आप इस प्रकार की गति करें कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मार्ग को आप दोहराएं। मान लेते हैं आप यहां से यहां गए और एग्जैक्ट आधे घंटे बाद वापस यहीं से यहां आ गए और फिर आधे घंटे बाद ऐसा। तो ये जो आधा घंटा का समय आप लोग ले रहे हैं, आधे घंटे का समय जो आप लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग आपके इस गति का आवर्तकाल बोलेंगे। इस गति का आवर्तकाल है। और ये जो गति है जिसमें आप वह गति जिसमें कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मार्ग को या अपने रास्ते को दोहराए तो उसको सरल आवर्ती गति कहेंगे। सरल आवर्ती गति के कहने के बाद दोलनी गति कह दीजिए, कंपन गति कह दीजिए। कंपन गति का मतलब क्या हुआ? कंपन गति का मतलब ये कोई स्थिति है, इस स्थिति के इधर और इधर गति बहुत रैपिड हो, अगर तीव्रता से टू एंड फ्रो मोशन करेंगे किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, तो उसको आप लोग ऑक्सिलेटरी या कंपन गति कहते हैं। पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया होगा। पीरियोडिक मोशन कहने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद आप अपने मार्ग को दोहराएंगे तो उसको आप लोग आवर्ती गति कहते हैं। और उस समय को, जिस अंतराल के बाद अपनी गति को या मार्ग को या पथ को दोहराते हैं, उसको आप लोग आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को अगर चक्कर लगाना है तो इसमें एक पूरा चक्कर, अगर यहां से शुरू मान लें तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 365 1/4 दिन लग रहे हैं। तो ये आवर्तकाल हुआ और इतने समय के बाद ये वापस अपने मार्ग को दोहराती हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की गति, अगर मैं इसको पृथ्वी और ये चंद्रमा मान लूं तो चंद्रमा कितना टाइम ले रहा है? 28 डेज, 28 दिन क्या हो जाएगा चंद्रमा की गति का आवर्तकाल, और इतने दिन के बाद वो अपनी गति की पुनरावृत्ति करेंगे। इसी प्रकार आपके हृदय का धड़कना, आपके घर की घड़ी का लोलक, और अणुओं में परमाणु के जो कंपन होते हैं, अणु के अंदर परमाणु के जो कंपन होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो कंपन होते हैं, ये सब के सब आपके आवर्ती गति के उदाहरण हैं। अब हम अपने टॉपिक पे पहुंचे इससे पहले ये जानिए कि एक आवर्ती गति कैसे होगी या एक कंपन गति कैसे होगी। मान लेते हैं आपकी माध्य स्थिति ये है ओ से कहां जाएंगे आप? ए तक। और फिर ए से कहां आएंगे आप? ओ तक। और ओ से वापस आने के बाद आप चले जाएंगे बी तक, और बी से फिर से आप वापस आ जाएंगे ए पर। तो ये पूरी जो गति होगी इसको एक आवर्ती गति बोलेंगे। 1 ऑक्सीलेशन है, 1 वाइब्रेशन है, 1 गति है। क्या किया आपने? ओ से ए तक गए, ए से ओ पे वापस आए, ओ से बी तक गए और बी से फिर वापस ओ तक आ जाएंगे, तो ये एक हुआ। इसमें जितना समय लगेगा उसको आवर्तकाल बोलेंगे। ठीक है? एक गति पूरा करने में जो समय लगा उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और प्रति सेकंड एक गति करने में जितना समय लगा और हर सेकंड, हर एक सेकंड में जितना ऑक्सीलेशन होगा, जितने दोलन होंगे, उसको आवृत्ति कहेंगे। मतलब आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, या आवृत्ति और आवर्त का गुणनफल 1 होता है। इसको आपको जानना चाहिए था, इसलिए इस पे बात किए हैं। अब सवाल यह है कि हमारे टॉपिक पे कब आएंगे? घूम तो रहे हैं। तो देखिए,
सरल आवर्ती गति के केस में एक चीज आप ये भी समझिएगा कि जब आप अपनी माध्य स्थिति पे होंगे, माध्य है, इधर ए है और ये बी है, अब यहां गति कर रहे हैं तो ये आपकी माध्य स्थिति है जिसके इधर उधर आप दोलन कर रहे हैं, माध्य स्थिति इसको बोलेंगे। तो जब आप किसी वस्तु को यहां तक प्रतिस्थापित करते हैं तो इस पर एक बल काम करता है जिसको हम लोग प्रत्यानन बल कहेंगे। क्या कहते हैं? प्रत्यानन बल कहते हैं। अब ये जो प्रत्यानन बल होगा उसकी दिशा सदैव किधर रहेगी? इधर, ठीक है, विस्थापन के विपरीत दिशा में काम करता है। कहने का मतलब इस कण पे जो त्वरण आ रहा है उसकी दिशा विस्थापन के विपरीत है। तो इसके अंदर अगर कोई गति हो रही होगी, प्रत्यानन बल के अंतर्गत कोई गति हो रही होगी, तो उसको हम लोग सरल आवर्ती गति कहते हैं। माध्य स्थिति इसको बोलेंगे जिसके इधर उधर आप गति कर रहे हैं, ठीक। माध्य स्थिति या साम्य स्थिति हम लोग यूज करते हैं। अब आपके टॉपिक पे आ गए हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, सरल आवर्ती गति पे। इसमें क्या हो रहा है समझिएगा। सरल आवर्ती गति निश्चित तौर पर आवर्ती गति होती है, लेकिन सभी आवर्ती गतियां सरल आवर्ती गति नहीं होती। बात समझे मैं क्या बोला? मेरा कहना है कि जितने सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सब के सब आवर्ती होती हैं, लेकिन सब के सब आवर्ती सिंपल हार्मोनिक नहीं होंगे। मतलब ये इसमें आ जाता है लेकिन ये सब के सब इसमें नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने यहां डैश दे करके ये बनाया है, इसको डैश दे करके ये नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में आवर्ती गति करती है, जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में आवर्ती गति करती है तो उसको सरल आवर्ती गति कहते हैं। क्लियर है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन सी गति है? सरल आवर्ती गति, लेकिन गति नहीं है, सरल रेखा वाली चीज नहीं हो रही है इसलिए। और सरल लोलक की गति अगर बहुत धीरे धीरे चल रही, इस तरीके से अगर ये आपको मार्कर का वाइब्रेशन दिख रहा होगा तो आप देख रहे हैं सरल रेखा में गति हो रही है। अब ऐसा ऐसा मैं कर दूंगा तो कर्व हो जाएगा, कर्व नहीं बनाना है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे। तो ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मार्ग को दोहरा रही है और सरल रेखा में गति कर रही है एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर, इसलिए ये सरल आवर्ती भी है और आवर्ती भी है, ठीक। ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक स्थिति में इस पर जो काम करने वाला प्रत्यानन बल है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विस्थापन के सदैव विपरीत होता है। चाहिए तो आप त्वरण को भी दिखा सकते हैं। तो ऐसी गति जिसमें प्रत्यानन बल हो, ऐसी गति जिसमें त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में हो, उसको भी आप सरल आवर्ती गति कहेंगे। एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराएगी। मान लेते हैं कि किसी क्षण t पर कोई टाइम t है, मान लीजिए। अब यहां पे x कण का विस्थापन ये समय का फंक्शन है। अब गति का आवर्तकाल अगर मैं t कर दूं तो x का मान, यहां f का मान कितना हो जाएगा? f t प्लस कैपिटल T। और एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये अपने आप को दोहराती हैं, इसलिए आपने ये कहा है कि t समय के पश्चात f t प्लस t वही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, सरल आवर्ती गति की विशेषताएं क्या क्या है बताइए। क्या प्रतिबंध है या क्या विशेषता है, एक बार बताओ। चलो कौन बताएगा भाई, बताइए क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं।
और विशेषताओं पे हम लोग बात कर चुके हैं। पहला, एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर की जो गति होगी वो सरल रेखा में होनी चाहिए। बोलिए हाँ। दूसरा बोलिए, एक निश्चित समय के बाद अपने माध्य स्थिति से गुजरना चाहिए। पहला, माध्य स्थिति के दोनों ओर की गति सरल रेखा में होनी चाहिए। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने माध्य स्थिति से गुजरना चाहिए। और त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, जो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ए की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर। ये प्रतिबंध हैं सरल आवर्ती गति के, याद हुए? सरल आवर्ती गति एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में गति, जिसमें आपने ये भी कहा था कि आवर्ती गति के अंतर्गत सरल आवर्ती गति आ जाएगा। मतलब हर सरल आवर्ती गति होगी, लेकिन हर आवर्ती गति ये नहीं होती है। प्रतिबंध में कहा कि आप इसमें जो गति होगी सरल रेखा में होना चाहिए, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित समय अंतराल के बाद गुजरना चाहिए, और इसका जो त्वरण होगा उसकी दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होनी चाहिए। ये बात तो हो गई अभी तक, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि टॉपिक पे अभी तक नहीं आए हैं। टॉपिक क्या था? अवकलन समीकरण और उसका हल। किसका? सरल आवर्ती गति का। तो सब बता दिए, आवर्ती गति बता दिए, सरल आवर्ती गति बता दिए, ऑक्सिलेटरी बता दिए, टाइम पीरियड बता दिए, फ्रीक्वेंसी बता दिए, सब चीज बता दिए हैं, लेकिन भैया टॉपिक पे नहीं आए हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आपके सरल आवर्ती गति के समीकरण का अवकलन समीकरण निकालते हैं। अवकलन समीकरण निकालने के लिए शुरुआत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग बताना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं। आपका क्वेश्चन पूछे कुछ भी, अवकलन समीकरण की स्थापना कीजिए और उसका हल बताइए। आप शुरुआत सरल आवर्ती गति से ही करेंगे। किसको कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में गति करे, जिसमें त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर हो, और त्वरण सदैव किसके एक्स के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। इस गति में एक प्रत्यानयन बल काम करता है। सरल आवर्ती गति में एक प्रत्यानयन बल काम करेगा। अब मान लेते हैं ये O आपकी माध्य स्थिति है। O से आप लोग कहां तक गए? A तक, और फिर कहां तक आ गए? B तक। अब ये तो अधिकतम विस्थापन है। एक छोटा सा विस्थापन ले लीजिए X का, इस P बिंदु तक। और ये जो वस्तु है जो सरल आवर्ती गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है। इस पर एक प्रत्यानयन बल काम कर रहा है, जिसकी दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि f का जो मान होगा, f इज प्रोपोर्शनल टू -x होता है, या f बराबर -kx होगा, और इस kx को बल नियतांक कहते हैं। अब ये मान लीजिए कि आपके इस सरल आवर्ती दोलित्र में केवल प्रत्यानयन बल काम कर रहा है, न तो गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, न घर्षण बल काम कर रहा है, न कोई बल काम कर रहा है। इसमें केवल प्रत्यानयन बल काम कर रहा है। तो ये जो दोलन बनाएगा वो एक निश्चित आयाम से लगातार दोलन करते रहेगा। इसको आप लोग फ्री ऑक्सीलेशन बोलते हैं, मुक्त दोलन कहते हैं, अगर केवल प्रत्यानयन बल के अंतर्गत गति हो तो। चलिए लिखा क्या क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं? प्रत्यानयन बल के अंतर्गत गति होगी तो मुक्त दोलन होगा। प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। F = kx आता है, k एक नियतांक है जिसको बल नियतांक कहा जाता है। इतना आप सीख चुके हैं। अब क्या लिखेंगे आप? माना। क्या माना? मान लेते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान m है, ठीक। विस्थापन का मान x है, त्वरण का मान, विस्थापन अगर x है तो त्वरण का मान d2x dt2 होने वाला है।
चूंकि हम जानते हैं कि F जो होता है x के अनुक्रमानुपाती होगा, बल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ये कितना होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा। अब जब द्रव्यमान गुणित त्वरण आ ही गया तो यहां क्या लिखेंगे आप? यहां लिखेंगे आप m d2x dt2 इज इक्वल टू माइनस kx। k क्या है? एक नियतांक है, बल नियतांक है। इसका ऋणात्मक साइन, ये जो नेगेटिव साइन है, वो इस पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा जो विस्थापन के विपरीत होता है। विस्थापन इधर जा रहा है और बल इसको इधर लाना चाहता है वापस। थोड़ा सिंपल करिए तो ये निकल के आएगा, त्वरण निकालना है हमको, तो d2x बाई dt2 इक्वल्स टू k बाई m x। यहां मान लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट नंबर है वो इक्वल्स है ओमेगा स्क्वायर के। अब अगर मैं यहां ओमेगा स्क्वायर रख दूं तो आपका इक्वेशन बनेगा d2x dt2 ओमेगा स्क्वायर x या d2x dt2 ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये जो अवकलन समीकरण आपने बनाया है, यही आपके सरल आवर्ती गति का अवकलन समीकरण है। अब इतना बता लिया तो एक चीज और बता ही दूं क्या? दिमाग में चल रहा है थोड़ा सा। देखिए, आप लोगों ने ओमेगा एक कांस्टेंट माना है k बाई एम को, क्योंकि k और m दोनों कांस्टेंट है। तो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ये आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं टाइम पीरियड निकालना चाह रहा हूं आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर टाइम पीरियड निकालेंगे आप लोग, कोई क्वेश्चन वगैरह आ गया तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए, ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? k बाई एम। तो ओमेगा की वैल्यू कितना लिखेंगे आप? रूट अंडर k बाई एम। मेरा क्वेश्चन है टाइम पीरियड निकालिए। तो ओमेगा कितना होता है भाई? ये जो ओमेगा है 2 पाई न्यू होता है। तो आवृत्ति कितना हुआ? 2 पाई इधर, तो 1 बाई 2 पाई रूट अंडर k बाई एम। अब मैं पूछूं t कितना होगा, तो t का फॉर्मूला तो आप लोग बचपन से जानते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का उल्टा। फ्रीक्वेंसी का उल्टा तो 1 बाई 2 पाई का उल्टा 2 पाई, और k बाई एम का उल्टा m बाई k। तो ये टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल हम लोग को पता करना है। अब इसका हल निकालने के लिए हम लोग ना डिफरेंशिएशन पे बेस काम करेंगे और इंटीग्रेशन पे, और कुछ नहीं। इक्वेशन याद हो गया? इस इक्वेशन के दोनों तरफ आप एक काम करिए, गुणा कर दीजिए। किस चीज का गुणा कर दीजिए भैया? इनके दोनों साइड पे 2dx बाई dt का गुणा कर दीजिए। इसके कितना आएगा? इसको हटा दो, क्या नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, मेरा भी, जगह का भी। तो सरल आवर्ती गति के अवकलन समीकरण के दोनों पक्षों में 2dx dt का गुणा कर दिया जाएगा। तो 2dx बाई dt इसके साथ d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x 2dx dt 0। यहां इस क्वांटिटी पे फोकस करिए, इतने पे। मैं इसको लिख रहा हूं d बाई dx बाई dt का घात 2। तो जब इसको 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2dx बाई dt हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2x dt 2 हो जाएगा। आगे जाइए, यहां मैं करता हूं ओमेगा स्क्वायर d बाई dt
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का अगर अवकलन होगा तो 2x dx बाई dt, तो 2x dx बाई dt आ जाएगा। इसको मैं अब dx बाई dt ना, अब d बाई dt क्या बचेगा, dx बाई dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस राशि का t के सापेक्ष अवकलन 0 आ रहा है। इस राशि का, पूरे राशि का t के सापेक्ष अवकलन 0 आ रहा है। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। क्या लिखेंगे आप, dx बाई dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। क्लियर है। अब अधिकतम विस्थापन की स्थिति की बात करें तो अधिकतम विस्थापन कहां से होगा, शून्य से लेकर के जीरो, ओ से लेकर के ए तक और ओ से लेकर के बी तक, ये अधिकतम विस्थापन है। इधर गया तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। तो मैक्सिमम विस्थापन की स्थिति में, अधिकतम विस्थापन की स्थिति कब होगी, जब x का वैल्यू प्लस माइनस a हो तो dx बाई dt की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है। यहां से यहां तक जब आएगा तो कुछ देर के लिए रुकता होगा, फिर जाता होगा, यहां सबसे तेज रहता है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू 0 अगर x इक्वल टू प्लस माइनस a है। तो यहां हम लोग एक कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं, ये तो 0 हो गया, अधिकतम स्थिति की बात करते हैं तो 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। इस वैल्यू को अगर हम लोग अपने इक्वेशन पे यूज कर लें, यहां x इक्वल टू अधिकतम वैल्यू के केस में आपने कहा इसकी वैल्यू 0 होगी तो a का मान इतना आएगा। इस a के मान को इस समीकरण पे वापस अगर रख दिया जाए तो आप लोग बोलेंगे आपके पास आ रहा है dx बाई dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं ज्यादा कुछ करने वाला नहीं हूं, इसमें मैथमेटिक्स लगाने वाला हूं, तो इसलिए मैं इस वाले हिस्से को गायब कर रहा हूं, इधर को गायब कर रहा हूं ना। ये यहां पे आ जाइए, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि dx बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर को कैपिटल मत रखिए, ये स्मॉल में लिया है ना ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो रूट बना, dx बाई dt इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। अब इसको आप लिख लीजिए dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। अब अगर x के सापेक्ष इसका समाकलन हो जाए या दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाए, तो समाकलन करेंगे तो ये किसका समाकलन है, किसका समाकलन है, एक फॉर्मूला नहीं पढ़े थे हम लोग, 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की जो वैल्यू होती है
वो इनवर्स वाले में आता है साइन इनवर्स x बाई ए, ये समाकलन का फॉर्मूला। तो यहां कितना आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल ओमेगा टी प्लस फाइव। फाई भी में ट्विस्ट है भैया, फाई को फेस बोलते हैं, कला। कला आवर्ती गति कर रहे कण के गति की दिशा और स्थिति को बताता है। गति की दिशा और स्थिति को बताएगा कि कहां से आपने चलना प्रारंभ किया है, किस स्थिति से आप चले हैं। जैसे यहां सरल आवर्ती गति हो रही है, सरल आवर्ती गति कहां से शुरू हुई, अगर यहां से शुरू हुई तो बोले तो भाई वहीं से शुरू हो रही जहां से होना था। यहां से शुरू हुई तो बोले यार प्लस का डिफरेंस है, फाई आगे चला गया है। इधर से आके शुरू हुआ तो माइनस फाई का चला गया है। तो फाई क्या बताता है, दोलन करते हुए कण के स्थिति को बताता है। फाई को हम लोग कला बोलते हैं। और यहां एक समाकलन नियतांक आपने लिया है, हल किया, साइन इनवर्स को इधर ले आए, x बाई ए इज इक्व टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई मतलब कला, कला आवर्ती गति कर रहे कण के गति की दिशा और स्थिति को बताएगा। ठीक, तो इसको हम लोग और अच्छे से लिखें तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपके आवर्ती गति कर रहे कण के अवकलन समीकरण का हल है। अवकलन समीकरण क्या था, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल 0। अब एक स्थिति ये कि अगर t की मान 0, शुरुआत में x का मान भी 0, t का मान 0, x का मान 0, तो t का मान 0, x का मान 0, तो आप लोग क्या बोलेंगे, साइन फाई का मान 0, है ना। साइन फाई का मान 0 और फाई का मान 0 होने का मतलब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर t का मान 0 और x का मान a ले लें, तो t की वैल्यू को 0 करके x की वैल्यू को a कर दिया जाए, तो आपको मिल रहा है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। समझ में आया कहां से आ गया, t की वैल्यू 0 कर दिया, x की वैल्यू a कर दिया, a और a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन फाई की वैल्यू 1 है, और 1 कब होता है 90 डिग्री में, तो फाई की वैल्यू 90, फाई की वैल्यू 90 जब आप अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है। तो किधर है, प्लस वाले में दिशा में है कि माइनस वाले दिशा में है, उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा, सरल आवर्ती गति है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन रहा है, ये सब चीजें। एक चीज मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा था, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे के टॉपिक को जानने के लिए उसको आपको जानना चाहिए। तो मेरा सीधा सा एक ही जवाब है, अगर मैं पूछूं कि वेग और त्वरण कितने होंगे, सरल आवर्ती गति अगर कोई चीज कर रहा है, कोई वस्तु या कोई पिंड अगर सरल आवर्ती गति कर रहा होगा तो उसका वेग कितना होगा। यह आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन है, क्योंकि आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, और उसको निकालने के लिए आपको इस चीज को जानना पड़ेगा। तो उसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। जब शुरू कर ली है तो वेग कितना होगा, वेग निकालने के लिए स्थिति का अवकलन कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। आगे वाले टॉपिक पे मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं सीधा लिखूंगा इसको। वेग कितना हुआ तो dx बाई dt, x की वैल्यू कितना है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो dx बाई dt को हमने लिख दिया a बोलिए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और इंटू ओमेगा। ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा कितना आया
ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा ए, इसको मैं लिख सकता हूं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन स्क्वायर आने का मतलब साइन स्क्वायर आया ना, तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर अगर लिख देते हैं तो साइन स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? ओमेगा ए रूट अंडर 1 माइनस, यहां देखिए एक्स बाई ए, और स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ओमेगा ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए और ए कैंसिल, कितना बचा? ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वी है। डाउट तो नहीं हो रहा होगा? एक्चुअली ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, और वापस इसी चीज को लिखना पड़ेगा करके डर के मारे मैं फिर से बता रहा हूं आपको। चलिए त्वरण निकालेंगे तो इसको 2 बार, ये जो डिफरेंशिएशन आया है इसका फिर से कर देंगे। करूं? इसको मिटा देता हूं। चलिए, इसी का फिर से कर दीजिए इसका, तो a इज इक्व टू डी वी बाई डी टी, है ना, या d बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। अब dx कितना निकल के आया है? ये ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका अवकलन करना है। ओमेगा बाहर निकला, ए बाहर निकला, कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी एक्स की वैल्यू है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज ए। तो ओमेगा की वैल्यू चाहे तो आप बता सकते हैं कि कितना आ रहा होगा। ये त्वरण निकल के आ गया है, और ये दोनों आपको आना चाहिए भाई कि वेलोसिटी कितनी है और त्वरण कितना है। ठीक।